हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। मैं हूं निर्मल सिंह। और आप सभी जानते होंगे कि अगर आप नॉट सेट ईएसआईसी डीएसएसबी या केजीएमयू अगर किसी भी टाइप का सेंटर गवर्नमेंट या एनएचएम रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि वो स्टूडेंट है जो उनको लगता है कि भाई बहुत ही बड़ा सिलेबस है, कंफ्यूजिंग रिसोर्स है और साथ में जो पेड कोर्स है जो कि मतलब हर कोई स्टूडेंट है जो एफर्ट नहीं कर पाता है इतनी बेरोजगारी के होते हुए। तो मैं हूं निर्मल सिंह और आप देख रहे होंगे नर्स प्रो गुरुजी चैनल को। तो यहाँ पे रहने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स और एमसीक्यू कोर्स है जो आपको बहुत ही चीपेस्ट रुपए में मिलने वाला है। और साथ में बता देता हूँ कि ये 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूट्यूब पर कवर करवाए जाएंगे, जो नॉट सेट और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं आप सभी के लिए। तो रिपीटेड होने वाले ये टॉपिक्स है जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है। इसके अंदर अपन क्लिनिकली स्केनेरियो बेस्ड थ्योरी करवाएंगे, उसके बाद अपन एंड टू एंड एमसीक्यू करवाने जाएंगे। ठीक है, क्लियर। जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिनको समझ लोग है जो 90% पॉपुलेशन यानी स्टूडेंट है जो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई ये मेरा एमसीक्यू गलत कैसे हुआ, मुझे तो आता था, है ना। तो मैं वही एमसीक्यू करवाऊंगा, मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन, अर्ली, लेट, है ना, प्रायोरिटी रोल। ठीक है, क्लियर। तो आप इन सभी को पढ़ के आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नॉट सेट जैसे हाई और हार्ड लेवल, टफ लेवल एग्जाम को क्रैक कर पाओगे इजीली। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और कोई ना अननेसेसरी थ्योरी में बिल्कुल भी नहीं करवाने जाऊंगा आप सभी को, है ना। तो ये सिर्फ वो रहेगी जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर बेस्ड थ्योरी लेके आई हूँ आप सभी के लिए, ताकि एवरेज स्टूडेंट भी इजीली समझ सके। अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन का सपना है तो छोड़ना नहीं चाहते, तो इस चैनल को आपके लिए बनाए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और नॉट सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको क्रैक करना है तो आप नॉट सेट के लिए नेक्स्ट टॉपिक बताएं कौन सा रखे। और जब तक स्टार्ट कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स अपनी क्लास। कि देखो हीमोडायलिसिस है जो अपन क्या कहते हैं कि भाई टाइप ऑफ डायलिसिस के बारे में यहाँ पे पढ़ने जाएंगे, है ना। तो देखो टाइप ऑफ डायलिसिस है नर्सिंग ऑफिसर्स जो आपको मैं बता देता हूँ। मोस्टली जो 4 टाइप की होने जा रही है, सबसे पहले हीमोडायलिसिस, फिर पेरिटोनियल डायलिसिस, उसके बाद रहेगा अपने CRRT, ठीक है, उसके बाद में रहेगा SLED। यानी अपन देख लेते हैं कि हीमोडायलिसिस है जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाएगी, ठीक है ना। तो आपको वर्ल्ड वाइड के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी की जाएगी, तो आपको बोलना है कि हीमोडायलिसिस है जो वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज की जाएगी वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। इसके बाद अगर मोस्ट कॉमनली पूछा जाए तो आपका रहेगा पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर देखो पेरिटोनियल डायलिसिस भी 2 प्रकार की होती है नर्सिंग ऑफिसर्स। तो उसमें सबसे पहले हो गया CAPD। CAPD क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर्स, इसमें कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। और एक होता है APD। APD होता है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं CRRT क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर्स। CRRT होता है कि कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसे CRRT कहा जाता है, ठीक है। और ये आईसीयू के अंदर यूज की जाएगी, काफी यूज की जाएगी। आपको फर्स्ट पार्ट हमारा देखना, इसके अंदर आपको मालूम चल जाएगा कि भाई अपन बेसिक्स में क्या पढ़े थे। और आप कंटिन्यू पढ़ते जाए और अंत तक वीडियो को जरूर देखे, ताकि आप साथ में नोट्स भी लिख पाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर इजीली कर पाएंगे। और SLED की बात कर लेता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या होने जाएगा, तो देख ले कि हाँ इसका फुल फॉर्म ये होने जाएगा सस्टेन्ड लो इफिशियंसी डायलिसिस। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि भाई हीमोडायलिसिस है जो मोस्ट कॉमनली वस्कुलर एसेस की बात करें तो कौन सा रहने वाला, एवी फिस्टुला, ठीक है। एवी फिस्टुला क्या होता है, एटियोवेंटिकुलर फिस्टुला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट एसेस फॉर लॉन्ग टर्म डायलिसिस है जो अपना रहने वाला है। देखो बेस्ट एसेस फॉर लॉन्ग टर्म डायलिसिस की बात कर लेते हैं अपन नर्सिंग ऑफिसर, तो अपने एवी फिस्टुला ही रहने वाला है जो रहेगा अपना रेडियोसिपेलिक। कौन सा, रेडियोसिपेलिक, ठीक है ना। ये हैंड में प्रेजेंट होता है। एवी ग्राफ्ट है जो प्रीफर्ड किया जाएगा वेन के लिए, ठीक है ना, जो अनसुटेबल रहने वाला अपन को। क्लियर। जबकि हाइजेस्ट इन्फेक्शन रिस्क की बात कर लेते हैं कि हिमोडायलिसिस के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा अपन को, तो अपन ने यहाँ पे देखो ये
क्रम में डिसीजन लिया है कि मतलब ये असेंडिंग क्रम बताया कि भाई सबसे ज्यादा रहने वाला जो टनल्ड में रहेगा, उसके बाद ग्राफ में रहेगा, उसके बाद एवीएफ में देखने को मिलेगा आपको। क्लियर? इनको आप सीक्वेंस याद कर लेना, ये सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड एक सिंड्रोम होता है जो स्टिल सिंड्रोम होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन भी होता है। ये क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि एवी फिस्टुला के कारण देखने को मिलेगा इसके अंदर। क्लियर? अब मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म है जो कौन सा इन्फेक्शन होता है एवी फिस्टुला के टाइम, तो अपन बात कह सकते हैं कि भाई एवी फिस्टुला के टाइम मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस देखने को मिलेगा आपको। कौन सा? स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। ठीक है? अगर देखो एट्यू वेंटिकुलर फंक्शन है जो मैच्योरेशन टाइम की बात कर लेते तो 6 से 8 वीक्स देखने को मिलेगा। कितना वीक्स? 6 से 8 वीक्स। अगर 6 से 8 वीक्स से पहले अगर प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन आ जाए कि भाई 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स या 10th वीक्स, तो आपको देखो 6 से 8 वीक्स दोनों आ गया ना, तो आपको इसके लिए 8 वीक्स ही देना होगा, ना कि 6 वीक, क्योंकि मैच्योरेशन टाइम है ना हर पेशेंट के अंदर अलग अलग होता है, और ये डायलिसिस वाली सिचुएशन है तो इम्यूनो डेफिशिएंसी रहता है, तो 8 वीक्स ही आपको देना होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बटन होल टेक्निक इसमें यूज की जाएगी। कौन सी टेक्निक? बटन होल टेक्निक। इसमें देखो रेड्यूस कैन्युलेशन करवाया जाएगा, क्योंकि पेन होता है एटिव वेंटिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है ना? फॉर्मेशन के लिए पेन होता है, उसके लिए अपन को रेड्यूस करवाने के लिए कैन्युलेशन पेन को ये बटन होल टेक्निक यूज की जाएगी। यानी पूछा जा सकता है कि आपसे नर्सिंग ऑफिसर्स की डायलिसिस के अंदर कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, तो आपको बोलना है कि बटन होल टेक्निक यूज की जाती है। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन आपको नोट सेट के अंदर देखने को मिला था लास्ट टाइम से लास्ट टाइम। ठीक है ना? यानी नोट सेट मैं कह सकता हूँ आपको 8 के अंदर बात कर सकता हूँ, है ना? तो नोट सेट 8 के अंदर आपको देखो फिस्टुला थ्रिल जब अपसेंट देखने को मिली तो आपसे पूछा गया था कि प्रायोरिटी रोल क्या होगा, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे एक एमसीक्यू लाया तो कि मतलब ये अपसेंट देखने को मिली, यानी थम्बोसिस वाली कंडीशन में अपसेंस मिलती है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई फिस्टुला थ्रिल है जो साउंड होती है, तो स्टेथोस्कोप से मेजरमेंट क्यों जाएगा या फिर असेसमेंट किया जाएगा, तो उसके अंदर अपसेंट देखने को मिली, यानी अपन कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली क्यों देखने को मिलेगी, तो देखने को मिलेगी आपको थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि डायलिसिस ब्लड फ्लो रेट है जो रहने वाला है आपका नॉर्मल रेंज जो 300 से 500 ml पर मिनट, यानी आपको पर घंटे भी पूछ लिया जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट कर देना होगा। ठीक है ना? ये आपको बिल्कुल भी यहाँ से बारीकियों में से एमसीक्यू पूछा जाता कि देखो यहाँ पे मैंने मिनट के अंदर बता दिया आपको, लेकिन हॉर्स के अंदर पूछ लिया जाए, ठीक है ना, फिर 1 डे के लिए पूछ लिया जाए तो इसको उधर से मल्टीप्लाई कर देना होगा चॉइस से। अगर 1 डे का पूछ लिया जाए तो ठीक है ना, चॉइस हॉर्स से मल्टीप्लाई कर देना होगा। यानी देखो पर मिनट के अंदर कितना होगा? 300 से 500, ठीक है, ml पर मिनट। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डायलिसिस फ्लो रेट है जो कितना हो रहेगा अपना। ठीक है ना? वो अपन ने पढ़ा था कि डायलिसिस ब्लड फ्लो रेट है जो यूजली रहने जा रहा है 300 से 500 ml पर मिनट डायलिसिस का। अब डायलिसेट का ब्लड फ्लो रेट क्या रहने जाएगा, तो वो बात कर लेते हैं कि अपना डायलिसेट का ब्लड फ्लो रेट है डायलिसेट का ब्लड फ्लो रेट की बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स। इसका रहने वाला है 300 से 500 ml पर मिनट। ठीक है ना? कितना रहने वाला है? 300 से 500 ml पर मिनट। ठीक है? अब डायलिसिट है जो यूज किया जाएगा उसके अंदर है जो मोस्ट कॉमनली बात कर लेते हैं अपन, तो बाइकार्बोनेट बेस्ड यूज किया जाएगा। कौन सा यूज किया जाएगा? बाइकार्बोनेट बेस्ड। ठीक। अब बात करते हैं कि यूरिया क्लियरेंस है जो डायलिसिस के टाइम रहता है, जो एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है कि भाई डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आप सभी को ये मालूम होगा कि इन डेफिनेशन को आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में याद कर ली होगी। अगर याद नहीं की है तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाए, जो रहने वाले हैं आपको देखो लिंक के अंदर दे रखा है मैंने। ठीक है? क्लियर? और आप इनसे जुड़ जाए और आपको कुछ भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ही आपसे बात करूंगा। ठीक है ना? ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है। यानी पूछ लिया जाए कि भाई आपसे कि डिफ्यूजन प्रोसेस है जो हीमोडायलिसिस के अंदर, ठीक है ना, अगर क्या काम आता है, तो पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर रहने वाला यूरिया को है जो क्लियरेंस करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है? अगर देखो टीएमपी का पूछ लिया जाए कि टीएमपी क्या होता है डायलिसिस के अंदर, तो टीएमपी होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर।
तो ट्रांस प्रेशर, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर होता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो उससे चार ऑप्शन पूछ लिया जाए कि भाई टीएमपी है जो डायलिसिस के अंदर देखने को मिला, तो इसके अंदर चार ऑप्शन हो जाए डायलिसिस के अंदर की डिफ्यूजन हो गया, और ऑस्मोसिस हो गया, ऑनकोटिक प्रेशर हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। तो किस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ से वन लाइनर में से एमसीक्यू पूछे जाते हैं और प्रायोरिटी वाले भी यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोडायलिसिस है जो रिमूव करेगी सॉल्यूट को डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, इसके साथ ही कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। कौन सा? सॉल्यूट को रिमूव करेगी किसके प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के साथ ही कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की एरिथमिया जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा आपको। एरिथमिया क्या होता है कि जो हार्ट के अंदर कंडक्शन सिस्टम होता है, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि पल्स रेट, ठीक है ना, उसका एबनॉर्मल सिचुएशन देखने को मिली, ठीक है ना, उससे अपन एरिथमिया बोलेंगे, ठीक है ना। क्यों देखने को मिलेगा यहाँ पे? ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोलाइट है जो शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि भाई पोटेशियम का शिफ्ट हो रहा है या फिर अपने सोडियम का, क्या कैल्शियम का शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हार्ट रिलेटेड करता है ओनली फॉर तीन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया सोडियम अपने कंडक्शन सिस्टम वाला, तो एक हो गया पोटेशियम जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सन करता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई कैल्शियम वो भी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सन करेगा, और उसके साथ में मैग्नीशियम, ठीक है ना। ये तीन का ऊपर ही रोल रहने वाला है। और जो सोडियम होता है जो बीपी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना कि कंडक्शन सिस्टम को, ठीक है। ये क्लियर कर लेना आप यहाँ से डाउट। तो देखो अरेथमिया आपको देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा? एरेथमिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइपोटेंशन है जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? ये किसका कॉम्प्लिकेशन होता है? तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है इंटरडायलेटिक कॉम्प्लिकेशन होता है। बात कर ली जाए कि एयर एम्बोलिज्म है जिसका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि डबल ल्यूमेन कैथेटर के अंदर अगर आपने देखो डायलिसिस करवाना है तो उसके अंदर आपको डबल ल्यूमेन कैथेटर लगाना होगा, ठीक है। कैथेटर लगाओगे आपको तो उसके अंदर एयर एम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाएगा। क्लियर। तो इसको रिस्क को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा नर्सिंग ऑफिसर? आप जो कमेंट बॉक्स के अंदर बताया मुझे, मैं आप सभी का कमेंट चाहूंगा कि इसके अंदर आप अपने दोस्तों के साथ जरूर चैनल को शेयर करें और बताएं कि इसका जो कमेंट बॉक्स के अंदर क्या रिप्लाई रहने वाला है। अगर एयर एम्बोलिज्म हो जाता है तो आपको प्रायोरिटी रोल क्या रहेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी होगी, तो उसका है जो कंटामिनेटेड डायलेसेट के कारण देखने को मिलेगा कि भाई डायलेसेट है जो कंटामिनेटेड है तो उसके अंदर आपको एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट डायलिसिस है जो डिमेंस है देखने को मिलेगा, जो क्यों देखने को मिलेगा? एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी के कारण देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर डायलिसिस डिमेंशिया हो गया, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सलर स्पीच, यानी बोलेगा तो उसमें लड़खड़ापन आएगा बोलने में, ठीक है ना। तो उसका फर्स्ट साइन होगा डीडी का, डीडी यानी डायलिसिस डिमेंशिया। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये क्या होता है? कि ये होता है कि नर्सिंग ऑफिसर जो हिपेरिन दे रहे हैं अपन डायलिसिस के अंदर, उसके कारण अपने प्लेटलेट्स होती है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा? तो आपको हीमोडायलिसिस के अंदर है जो प्रायोरिटी रोल रहने वाला, आपको हिपेरिन को है जो अवॉइड करना है, ठीक है। हिपेरिन फ्री हीमोडायलिसिस करवाना होगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट डायलिसिस है जो रीयूज किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो कंप्लीमेंट एक्टिवेशन है उसका रिड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है ना, इसलिए आपको इसको रीयूज बार बार करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाई फ्लक्स डायलिसिस है जो रिमूव करेगा मिडल मॉलिक्यूल बेटर को, ठीक है ना, मतलब मिडल्स टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये रिमूव करेगा हाई फ्लक्स डायलिसिस, ठीक है ना। तब आपको हमेशा हाई फ्लक्स डायलिसिस यूज करना है, तो ये आपका मिडल मॉलिक्यूल है जो बेटर इफेक्ट आएगा और इन सभी को रिमूव करेगा, ठीक है ना। वरना देखो डायलिसिस करवा रहे हैं तो इसका मीन्स क्या अपन को, देखो छोटे पार्टिकल्स है जो तो सब्सटेंस एक्सक्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मिडल वाले और हाई वाले ही नहीं हो पाते, ठीक है। मिडल वाले ही अपन को करवाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डायलिसिस एम्लियोडोसिस है जो किसके कारण देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है नर्सिंग ऑफिसर बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन डिपोजिशन के कारण। किसके कारण देखने को मिलता है?
बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन डिपोजिशन के कारण ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्पर टूनर सिंड्रोम है जो ये क्यों देखने को मिलता है। तो ये क्लासिकली देखने को मिलता है कि डायलिसिस एमाइलोडोसिस है जिसके साइन होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको कार्पर टूनर सिंड्रोम देखने को मिलता है क्योंकि आपको मालूम है रेडियोसिपेलिक है, उसका ही विग्राफ्ट किया था आपने, तो उसके कारण ये कार्पर टूनर सिंड्रोम यहाँ पे क्रिएट करने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाइपोफॉस्फेटेमिया देखने को मिलेगा हेमोडायलिसिस करने के बाद में। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा एलिमेंट्स है जो देखने को मिलेगा, तो हाइपो हो गया, हाइपर हो गया, हाइपर सोडियम पोटेशियम हो गया, हाइपो पोटेशियम हो गया। ठीक है ना, मतलब हाइपोकैलेमिया हो गया, हाइपर कैलेमिया हो गया। ठीक है ना, या तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है ना, कब दिखेगा वो भी मोडायलिसिस करवाने के बाद में। और इसके साथ में मैग्नीशियम है उसका भी इफेक्ट डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके साथ में अपन बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस डेवलपमेंट होगी। तो ये क्यों डेवलपमेंट होगी, क्योंकि देखो अपने बात की थी यहाँ पे कि भाई एसिडोसिस वाली में कंडीशन में करवाएगी। एसिडोसिस मतलब होता है कि पोटेशियम लेवल का बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और एकिलोसिस वाली कंडीशन कब डेवलपमेंट होगी, तो वो डेवलपमेंट होगी बाइकार्बोनेट डायलिसिस दिया अपन ने उसके बाद। कौन सा डायलिसिस दिया उसके बाद होगी बाइकार्बोनेट डायलिसिस। अब बात करते हैं कि एडिक्यूसी टारगेट है, मतलब डायलिसिस एडिक्यूसी टारगेट वो नॉर्मल रहने वाला है अपना KT/V, जो अपन ने कल पढ़ा था ये वाला। ठीक है ना, क्यों यूज किया जाता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई दीजिए। इसका लेवल है जो 1.2 से ज्यादा देखने को मिलेगा तो उसका एडिक्यूसी देखने को मिलेगा डायलिसिस का। अगर इससे कम हुआ तो इसका एडिक्यूसी नहीं, यानी अपन कह सकते हैं डायलिसिस है जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करने वाली है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि EURR टारगेट है जो नॉर्मल परसेंटेज में रहने वाला है, जो 65% देखने को मिलेगा आपको। क्लियर, अगर 65% से डिग्रीज है तो अपन मान सकते हैं कि भाई URR है उसका अनसफिशियंसी के कारण डायलिसिस है जो इम्प्रॉपर फंक्शन करेगी। अब देख लेते हैं कि URR है तो मतलब यूरिया रिबाउंड फिनोमिना है जो आपको देखने को मिलेगा पोस्ट हिमोडायलिसिस। यानी EBMC को देखने को मिल सकता है कि भाई क्या टाइप का हिमो हमने डायलिसिस के टाइप दे दिए और पूछ लिया जाए कि भाई यूरिया रिबाउंड फिनोमिना किस कंडीशन के तहत देखने को मिलेगा, तो आपको बोलना है कि पोस्ट हिमोडायलिसिस के बाद ही देखने को मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि विटामिन A डेफिशिएंसी ये जो देखने को मिलेगी आपको वस्कुलर कैल्सिफिकेशन इन डायलिसिस पेशेंट। तब डायलिसिस करवाई उसके बाद में कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा वेसल्स का, यानी वेसल्स का कैल्सिफिकेशन होगा उसके कारण अपन को डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जो देखने को मिलेगी विटामिन A डेफिशिएंसी। अब बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज है जो पोस्ट डायलिसिस हेडेक होता है, जो DDS सिंड्रोम होता है, ये मैंने कल बताया था आपको, उसके कारण है जो देखने को मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन कॉज है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डायलाइजर रिएक्शन टाइप ए और डायलाइजर रिएक्शन टाइप बी ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ से MCQ बन सकता है। आप इनको नोट करते रहे और अपने हैंड राइटिंग नोट्स में जो नोट्स बनाते रहे, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ठीक, देखो टाइप ए रिएक्शन के अंदर बात कर लेते हैं कि ये एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन करने वाली है। अगर टाइप बी की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट मेडिकेटेड रिएक्शन करने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट ऐसी इनिबिटर है जो ड्रग्स दे दी जाए आपने तो ये इंक्रीज रिस्क करेगा ब्रेडिकाइनिन रिएक्शन का, जिसके कारण है डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन होगा। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्यों होगा नर्सिंग ऑफिसर, क्यों ऐसी इनिबिटर होता है उसका आपको मालूम है साइड इफेक्ट होता है हाइपर कैलेमिया। अगर हाइपर कैलेमिया साइड इफेक्ट होगा तो ब्रेडिकाइनिन का रिस्क बढ़ा देगा, है ना। इसके कारण डायलिसिस में और ज्यादा इफेक्ट आएगा और डायलिसिस है जो प्रॉपर नहीं हो पाया के कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ड्रग्स है जो यूज नहीं करना है इसके अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हाई कैल्शियम डायलिसिट के कारण इंक्रीज रिस्क बढ़ेगा एरिथमिया वाली कंडीशन का। अगर लो कैल्शियम डायलिसिट दे दिया तो आपको हाइपोटेंशन का रिस्क बढ़ेगा। वेरी गुड, बहुत MCQ अच्छा बनने वाला है यहाँ पे।
तो देख लेते हैं अपन, इन दोनों को स्टार लगा देना आप। कि हाई कैल्शियम डाइलाइसिड दिया, डाइलाइसिड दिया तो उसके कारण एरिथमिया वाली कंडीशन रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर लो कैल्शियम डायरेसिड दिया आपने, तो लो कैल्शियम डाइलाइसिड दिया अपन ने, तो उसके कारण अपना रिस्क बढ़ जाएगा किसका, हाइपोटेंशन का। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर पेशेंट का वेट लेना है तो वो पोस्ट डायलिसिस ही लेना होगा, ठीक है ना, वो टारगेटेड वेट होता है और वो हमेशा ड्राई वेट लेना होगा, ठीक है ना। ठीक है, आज की क्लास अपन ये समाप्त करने वाले हैं, और आप कंटिन्यू बने रहे, अपने दोस्तों के साथ जरूर चैनल को शेयर करते रहे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए, और जरूर लाइक कीजिए चैनल को, ताकि हमें जो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है और आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बेरोजगारी स्टूडेंट्स के लिए ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का आपको एरर हो, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।